नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। एनडीटीवी इंडिया ने पब्लिक ओपिनियन भाग 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। एनडीटीवी के लिए ये सर्वे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की जो सरकार पूरे होने पर लोकनीति सीएसडीएस ने ये सर्वे किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने लोगों से पूछे और उसके जो जवाब हैं वो जनता का जो मूड है इस वक्त वो दर्शाते हैं। उसका भाग 1 आपने कल देखा, उसका भाग 2 पे आज बात करेंगे। कुछ बड़े बहुत ही मजेदार सवाल और उनके बड़े जवाब जो आए हैं उससे काफी सारी चीजें बात करने को जरूर निकलेंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्वे का तरीका क्या रहा। 19 राज्यों में 71 लोकसभा क्षेत्रों में यह सर्वे किया गया। इसमें कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई। इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। सर्वे की जो तिथि है, जो ड्यूरेशन है, वो 10 से 19 मई 2023 के बीच की है। तो बिल्कुल लेटेस्ट ये आपको जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल इसी महीने के 10 से 19 मई के बीच की ये सर्वे है। 9 दिन की पूरी एक्सरसाइज थी और इसमें कई रोचक चीजें सामने निकल के आई। कल भाग 1 में आपने देखा कि किस तरीके से 9 साल पूरे होने के बाद भी अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे पॉपुलर नेता बने हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में भी कुछ इजाफा जरूर हुआ है। आज आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनका तारुफ कराने से पहले मैं एक बार जरा आपको हमारे आज के पहले 3 जो सवाल हैं और उनके जो जवाब जनता ने दिए हैं वो आपको जरूर दिखा देते हैं। मोदी राज के दौरान भारत का बड़ा है मान। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर थे तो उस तरह से हमने देखा कि एक राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर भी उन्होंने छुए। उसको लेकर बहुत सारी चर्चा हुई, डिबेट भी हुई। उस पर जनता ने हमारे सर्वे में कम से कम क्या कहा, इस पर आपको बताते हैं कि लोगों ने 63% लोगों ने कहा हां, मान बड़ा है देश का। 23% लोगों का मानना है कि मान नहीं बढ़ा है और 14% लोगों ने यह कहा कि उनको पता नहीं है। फिर हमने यह पूछा कि विदेशी निवेश भारत सबसे आकर्षक देश है या नहीं। तो इस पे हां कहने वालों की संख्या थी 55%, नहीं कहने वालों की संख्या थी 27% और पता नहीं जवाब देने वालों का था 18%। फिर हमने यह भी पूछा कि भारतीय कला संस्कृति को क्या मिल रहा है सम्मान। इसमें 59% लोगों का यह कहना था कि हां सम्मान मिल रहा है, 24% लोगों का मानना था कि नहीं मिल रहा है और 17% लोगों ने कहा कि उनको इस बात पर कुछ कहना नहीं है या उनको पता नहीं। मोदी राज में भारत दुनिया का सरताज बना है या नहीं। 54% लोगों का मानना है कि भारत की स्थिति दुनिया में जिस तरीके से लोग उसे देखते हैं वो बड़ी है। 27% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया और पता नहीं 19% ऐसे कहने वाले लोग जो थे वो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जुड़ रहे हैं सीएसडीएस से, जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए कि इन आंकड़ों के मतलब क्या हैं। डॉक्टर मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ रही हैं। अक्सर आप इनको हमारे साथ भी देखते हैं और जगह पर देखते हैं, बहुत बारीक नजर रखती हैं भारत की राजनीति पर। इन आंकड़ों के असर क्या होंगे, इनका मतलब क्या है, जनता का मूड जो है वो 24 के हिसाब से इसे क्या देखा जाए वो हमें बताएंगी। हमारे साथ एम्बेसडर कमल सिब्बल जुड़ रहे हैं, जो विदेश मंत्रालय है, विदेशी जो मामले हैं उसके जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शंकर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं, हमें समझाएंगे कि ये सारी जो बातें की जा रही हैं इनको कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमी की बहुत सारी बातें इस सर्वे में निकल कर जरूर आएंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं संजय कुमार जी। ये जो सर्वे हुआ है, क्योंकि हाल ही में हमने पिछले 3-4 दिनों में एक जबरदस्त, जिसको कहा जाता है नरेंद्र मोदी का एक जो मेनिया है, वो हमने बड़ी सारे देशों में देखा। ये उससे थोड़ा पहले का सर्वे है, पर वो जो हमने देखा अभी कम से कम इस सर्वे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस तरीके से जो देश की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखती है। हाँ अंकित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपने देखा वो विदेशों में होता हुआ देखा। 3 देशों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो कैसे उनका स्वागत होता है और कैसे जनता उमड़ पड़ती है। लगभग उसी तरह के सवाल हमने अपने सर्वेक्षणों में पूछा। 10 से 19 मई के बीच का ये सर्वेक्षण है
और जो तमाम आंकड़े आपने पेश किए ये इस ओर इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का काम किया है जब वो विदेशों में जाते हैं, तो ये कुल मिला के ये बात स्पष्ट हो रही है कि आम जनता को, भारत की आम जनता को ये लगता है कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ है। तमाम अलग अलग सवालों का आपने जिक्र किया, सारे सवालों का निचोड़ अगर आप देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में है। इंडियाज इमेज इन द वर्ल्ड, जो हिंदुस्तान का जो इमेज है दुनिया में, वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है। तकरीबन 55 से 60% लोग ऐसा मानते हैं। लगभग अगर आप देखें तो 24-25% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते जी। और 20% लोग ऐसे हैं अलग अलग सवालों पे जो कहते हैं हमारे इसके बारे में कोई राय नहीं है। जी। कमल सिब्बल साहब, क्योंकि आप जो विदेश मंत्रालय है उससे जुड़े रहे हैं, आपने हमारी विदेश नीति को, सरकारें किस तरीके से काम करती हैं उसको कई दशकों में देखा है। ऐसा क्या अलग अब हो रहा है पिछले कई सालों के मुकाबले कि लोगों में, आम भारतीयों में इस तरह की एक फीलिंग है कि भारत का जो मान है वो विदेशों में, दुनिया में बढ़ रहा है? देखिए, एक तो जो मोदी जी ने अटेंशन पे की है हमारे जो डायस्पोरा है, आगे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। और ये बिल्कुल साफ है कि जब ये डायस्पोरा के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इतना इंथुजियाज्म है उनमें। और इंथुजियाज्म इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हिंदुस्तान का जो नाम है वो बहुत ऊंचा कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी में, और इस बात में उनको गर्व है। अभी मैंने देखा एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट है, उसने ये कुछ जांच की, क्योंकि ये स्टेडियम में इतनी उनको बड़ी रिसेप्शन मिली, तो वो बाहर जाके लोगों से पूछ रहा था कि आपका क्या मानना है। तो उसके मन में ये था कि भाई हिंदुस्तान में सेक्टेरियनिज्म बढ़ रहा है, और लोग जो कहते हैं मोदी और बीजेपी के खिलाफ, वो सोचता था कि लोग कुछ ऐसा नेगेटिव बात भी करेंगे। और उसने मान लिया कि एक्चुअली जो लोग आए थे वो सारे बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे, लेकिन सबकी ये राय थी कि हम इसलिए आए हैं और इसलिए हम प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान कर रहे हैं क्योंकि पहली दफा है हमें सेंस ऑफ प्राइड है हमारी कंट्री में। तो ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, जहां भी ये जाते हैं जिस तरीके से उनके साथ ये इंटरैक्ट करते हैं, उनको इन्फ्यूज करते हैं, ये इज वेरी रिमार्केबल। तो इसका तो पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। और देखिए, अभी तो नहीं, रिसेंट ईयर में तो हम लोग जो हमारे बाहर हैं उनको सेंस ऑफ प्राइड तो आ ही रहा था जी। लेकिन ऐसा नहीं था जब मैं शुरू में सर्विस में आया, और कई सालों मैंने देखा था कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। लोग हिंदुस्तानी वहाँ जो बाहर हैं वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे पॉजिटिवली अबाउट इंडिया, डिफेंसिव से। अब वो बात बिल्कुल नहीं रही, अब बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, और इसमें मोदी जी का बहुत उन्होंने इस पे पहल की है। जी। शंकरैया, मैं आपको भी अगर इस बात लेकर आऊं, जो एक हमने सवाल पूछा था कि विदेशी निवेश में भारत सबसे आकर्षक देश है या नहीं, हाँ कहने वाले 55% लोग थे इसमें। क्या ये जो भारत का रुतबा बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये सरकार भारत की मार्केटिंग बाहर कर पाई है, क्या उसको भी एक बहुत बड़ा कारण इसको माना जाए? देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जी ने जो इंडिया की ब्रांड इक्विटी है उसको पॉपुलराइज किया है, और उस ब्रांड इक्विटी के साथ उनकी अपनी ब्रांड इक्विटी जो है वो जुड़ी। तो दोनों एक तरफ से दोनों बेनिफिशियरी हैं। जैसे इंडिया की ब्रांड इक्विटी इसलिए बढ़ रही है कि नाउ पिछले साल वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आगे चल के जर्मनी को ओवरटेक करने वाले हैं। और एक जो हम लोगों की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल प्रोग्रेस है, उस पर कई सारे लोगों को बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। और इन अ सेंस अगर आप यूपीआई और ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोग्रेस देखेंगे इंडिया में, हम लोग कई एडवांस देशों से आगे हैं। तो उसकी एक चीज है। दूसरी तरफ आप डायस्पोरा का देखेंगे तो डायस्पोरा को एक आइडेंटिटी मिलती है। क्यों? भारत की जब ब्रांड इक्विटी बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस आइडेंटिटी से जुड़ रहे हैं। और यह आइडेंटिटी जो जुड़ना है, इस पर काफी एफर्ट किया है मोदी जी। जब भी बाहर जाते हैं वो
तय करते हैं प्रोग्राम कहाँ होगा, कब से होगा। 2014 में जब वो टाइम स्क्वायर गए थे, तब से अब तक आप देखेंगे कि हर देश में वो एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो छोटी सी देश हो या बड़ा देश। बिल्कुल। और वो कनेक्टिविटी जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसको उन्होंने पूरी तरह से लेवरेज किया। और अगर इंडिया की इकोनॉमी की साइज देखें, इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पकड़ के रखा है, उसका बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिला। जी मनीषा प्रियम, हमेशा ये बात लेकिन कही जाती है, कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको थोड़ा सा रखा जाए, कि चाहे देश की इकोनॉमी हो, विदेश नीति हो, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। कोई सरकार उसको ज्यादा प्राथमिकता देती है, एक्सेलेरेटर पे पैर रख के ज्यादा किसी एक चीज को देखती है, कोई सरकार उस पर कम करती है, लेकिन ये एक इवेंचुअली एक बिल्डअप है कई सरकारों का। पर क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति को भी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, जो एक विजुअल इमेजरी उनको दिखाई पड़ती है, वो अब से पहले कोई और प्रधानमंत्री नहीं शायद इस तरह से नहीं कर पाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 2023 में ये सर्वेक्षण कर रहे हैं और हम सबको पता है कि 2020 से 22 के बीच में बिल्कुल एयर स्पेस जो था दुनिया ही बंद थी और विदेश नीति की कोई भी पहल जो है आप वहां जाके नहीं कर सकते थे, टाइम स्क्वायर में कुछ नहीं कर सकते थे, हाउडी मोदी जो है वो 2020 से 22 के बीच में आप नहीं कर सकते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस बीच भी वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम जैसे हुआ जी, या फिर टर्की में अर्थक्वेक आया और उसमें हमारे सिपाही गए, तो मैंने पहली बार ये सुना कि छोटे तबके के लोग भी चाय और पान की दुकान पे भी ये टर्की में अर्थक्वेक में भारत के सिपाही गए हैं। ये बात रिलीफ वर्क के लिए, ये बात मैंने किसी पान की दुकान पे सुनी। तो इस तरह से आम चर्चा में देखिए, ये सर्वे जो है ये हिंदुस्तान में किया गया है जी, ये डायस्पोरा में सर्वे नहीं किया गया है। तो भारत की जनता अगर ये मान रही है कि विदेश नीति में और छवि बनाने में भारत की प्रधानमंत्री स्वयं काबिज हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री को स्वयं इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अगर आप पूछिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है इंडिया का, तो रिकॉल बड़ा कम होगा, लेकिन भारत की विदेश नीति को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से भारत की जनता जोड़ती है और ऐसा मानती है कि भारत की अगुवाई दुनिया की जो पंचायत है उसमें हमारे प्रधानमंत्री अच्छा करते हैं। तो इस बात में मैं कहूंगी कि पूरा का पूरा श्रेय जो भी उनका तरीका है डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कम्युनिकेट करने का कि फॉरेन पॉलिसी में मैं क्या पहल कर रहा हूं। वैक्सीन मैत्री बनारस में बड़ी चर्चा इसकी होती थी। बिल्कुल। तो मैं ये मानती हूं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई बहुत क्लिष्ट ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़ें तो समझ में आए किस तरह का डेटरेंस चाहिए, न्यूक्लियर डील क्यों चाहिए, ये आम जनता को नहीं समझ आया था। यहाँ इसका कम्युनिकेशन इतना सरल है, इसकी इमेजिंग इतनी अच्छी है और इसको सीधा सीधा प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से लोग जोड़ते हैं। और वो एक ऐसे नेपथ्य में जब पूरा का पूरा विश्व जो था वो एक तरह से प्रधानमंत्री के फिजिकल मोबिलिटी के लिए बंद था और ऊपर से उसके बाद यूक्रेन का युद्ध होता आपको दिख रहा है जी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को सबसे अच्छी तरह समझा पाएंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है, तो कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो इतना कुछ कर ले गए हैं और उसको डोमेस्टिकली कम्युनिकेट भी कर दिया है। तो दो बातें संजय जी इससे साफ हैं। एक कि आपको जो लॉरल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, एक तो इसलिए कर रहे हैं कि आपने उस पर कुछ काम किया है, और दूसरा उसको सफलतापूर्वक लोगों तक ले जाने में भी, जैसे मनीषा जी कह रही हैं, सरलता से लोगों में ले जाने में भी सफल रहे हैं। इस वजह से शायद इतना बड़ा आंकड़ा है जो विदेश नीति पर भी इतनी सफाई से अपनी बात को कह पा रहा है, 50% से ऊपर, जो पहले हमारे सेट के क्वेश्चन थे। बिल्कुल। एक शब्द होता है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाते हैं, प्रधानमंत्री बखूबी इस चीज को करते हैं, चाहे वो विदेश नीति का सवाल हो, चाहे नोटबंदी का सवाल हो, चाहे कोई और भी मसला हो। साफ साफ दिखाई पड़ता है जिस तरह की विदेश नीति, जिस चीज़ों की बात हो रही है, ये बात जिसका जिक्र मनीषा कर रही है कि एक कॉमन जनता भी अब इस बात का जिक्र कर रही है कि भाई एक दूसरे देश में कोई आपदा है और हमारे देश के सैनिक वहां जा रहे हैं जी। ये इसी बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से इन चीजों को जनता के सामने परोसा है। और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में चेंज कर दिए हैं जिस तरीके से पहले हुआ करते थे। लेकिन फटाफट हमारे दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसकी तरफ चलते हैं, और हमने क्या क्या सवाल पूछे कवल सिब्बल साहब को उस पर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल कुछ सवाल हैं। हमने जनता से पूछा
कि भारत चीन रिश्तों पर मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है। 29% लोगों का मानना था कि अच्छा, 13% लोगों का मानना था औसत, बुरा कहने वाले 28% लोग थे और पता नहीं 30। तो यहां पर अच्छा और बुरा जो है वो कमोवेश बिल्कुल एक ही स्तर पर है। अच्छा कहने वाले भी 29% लोग हैं, बुरा कहने वाले 28% लोग हैं। हमने फिर पाकिस्तान पर भी यही सवाल पूछा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर मोदी सरकार का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है। अच्छा कहने वाले 28% लोग थे, औसत कहने वाले 13%, बुरा जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है ऐसा मानने वाले 30% लोग थे। 29% लोगों ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। एक बार मैं छोटा सा एक कमेंट लूंगा संजय जी आपसे। ये जो औसत है इन दोनों के बीच में, दोनों में अच्छे और बुरे के बीच में जो औसत है, इसको सिफोलॉजी में आप किस तरफ देखते हैं? ये औसत पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाता है या नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है? निश्चित रूप से औसत जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। औसत कभी भी नेगेटिव के रूप की तरफ जाता हुआ, झुकता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपको ये देखना है कि सचमुच आखिर कुल मिलाकर कितने लोग कहते हैं कि सरकार का काम, अगर भारत चीन रिश्तों की बात करें तो आपको अच्छा और जो औसत है दोनों को जोड़ के देखने की जरूरत है। लेकिन औसत, इसी के लिए मैं कह रहा हूं, औसत जो है वो एक तरह से अच्छे की तरफ झुका हुआ है, बुरे की तरफ तो झुका हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता। मतलब वो बहुत ज्यादा नंबर ना दे रहे हो पर ये भी नहीं कह रहे कि फेल हो गए हैं अपनी पॉलिसी में। तो कुल मिलाकर जैसे संजय जी ने बताया, तो ये जो औसत है अगर इसको वैसे जोड़ के देखा जाए तो ये आंकड़ा उतना क्लोज बुरे के साथ नहीं दिखाई पड़ेगा जितना अभी दिख रहा है। कमल सिब्बल साहब, लेकिन क्या ये जो डिस्कशन है चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि देश के अंदर भी इस पर काफी चर्चा हुई है, आप इन आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सरकार को इस पर शायद और काम करने की भी आवश्यकता है और जनता से पारदर्शिता से बात करने की भी आवश्यकता है? देखिए, इस आंकड़ों में मैं आश्चर्यजनक हूं। इसके दो तीन एनालिसिस हो सकते हैं। एक तो जनता को अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं इसमें क्या कठिनाई हैं, क्या विषय हैं जिस पे हम हल नहीं पा सके। तो हम देखिए, एक्सपर्ट लेवल पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, मीडिया है, इसमें तो चर्चा होती है, लेकिन आम जनता को इतना गंभीर अभी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जब चीन का आक्रमण होता है हमारे बॉर्डर्स पे तो स्टेटमेंट्स हमारी तरफ आती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन मैं तो सोचता था कि जब इस किस्म का विषय आएगा तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो पूरी गवर्नमेंट के साथ होगी, पूरी, क्योंकि चीन का जो चैलेंज हमारी तरफ है ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है और इसका कोई आसान हल नहीं है। और देखिए, डोकलाम में और गलवान में जैसे हमने उनका सामना किया, अब 3 विंटर हम इतनी हाइट्स पे अपने सोल्जर्स को 50,000 को हमने खड़ा रखा है और चीन को आगे नहीं दिया, आगे आने नहीं दिया। और ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जो पुरानी चीन की निबलिंग पॉलिसी थी वो अब नहीं होगी। अब चीन को भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये लिबर्टी इंडिया के साथ ले सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, जब ये तवांग एरिया में पीछे कांड हुआ, देखिए जैसे हमने 400 चीनी आए तो उनको हमने भगा दिया। चीन ने ये सब जो लेसन्स हैं इनमें लर्न कर लिए हैं। लेकिन मुझे ये आश्चर्य है कि जो आम जनता है वो इसको क्यों नहीं समझ पाई, और क्यों नहीं ये कहते कि जो प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट जो कर रही है चीन के खिलाफ, ये सबसे अक्लमंदी तरीका है चीन के साथ डील करने का, वो ये है जी कि खड़े रहो, सामना करो, लेकिन लड़ाई को एस्केलेट मत करो, क्योंकि एस्केलेशन बिल्कुल गलत होगा जी, क्योंकि जो पावर डिस्पैरिटी हमारे दोनों देशों में अभी बहुत है। पाकिस्तान को लेके भी क्या आपको सरप्राइज है जनता का जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया? पाकिस्तान का मुझे और भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने सालों से टेररिज्म किया, हमारे हिंदुस्तान में कम्युनल फसाद करने की कोशिश की। बिल्कुल देखिए, जैसे इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली के पोडियम में प्रधानमंत्री की तरफ, पार्टी बीजेपी की तरफ इतनी गाली निकाली, इतनी बुरी गाली निकाली। अब बिलावल भुट्टो ने भी ऐसा ही यूएन में कहा, तो और दिल्ली में भी आके उसने
हर किस्म की बात की। तो इसलिए अगर हमारी पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते तब तक नहीं सुधार सकते जब तक वो अपना एटीट्यूड ना चेंज करें फंडामेंट, और टेररिज्म को ना छोड़ें। तो ये तो बड़े साफ बातें हैं। तो इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि क्यों ये लोग इतना समझ नहीं पा रहे। इसमें तो फिर बड़ी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो हमारी बीजेपी की है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। संजय जी, संक्षेप में क्या कहीं ना कहीं इसका एक और लास्ट एक ये है, अनफॉर्चुनेटली चीन के जब बातें आती हैं, जो हमारी ऑपोजिशन है वो एक स्टैंड ले रही है जिसमें वो गवर्नमेंट को एम्बैरस करना चाहते हैं। तो इसलिए भी एक कंफ्यूजन में पब्लिक में आ गई। और पाकिस्तान की तरफ कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहते हैं डायलॉग करो, ये करो, हमारा पड़ोसी है, ये है, वो करो। और ये भी इसी में भी कई जो लॉबीज हैं इंडिया में बड़ी पुरानी है, वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए यही है वास्तविक। तो संजय जी, जो ये सैंपल है इसमें पता नहीं कहने वाले भी एक बड़ी संख्या है। जैसे इसमें 29% लोगों ने पाकिस्तान वाले आंसर पर पता नहीं कहा, और वहीं 30% लोगों ने चाइना पे पता नहीं कहा। तो क्या ये माना जाए कि ये जो देश की वास्तविकता है, हम रूरल एरियाज में भी गए, हम जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने उनसे बात करी, उनके लिए शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बात करने का, शायद इस वजह से ऐसा रिस्पॉन्स आया। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र पहले किया गया, ये नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। इसका मतलब यह है कि देश की जनता में जितने अशिक्षित होंगे, इन सैंपल में भी उतना ही प्रतिशत अशिक्षित सैंपल में आए होंगे लोग। रूरल तमाम अलग अलग समुदाय के लोग उसी प्रतिशत में आए। तो ये जो आंकड़े ये दो चीजों का दर्शा रहे हैं। एक तो बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको इसके इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नुआंस्ड है जिसका सिब्बल साहब अभी जिक्र कर रहे हैं, जनता इन नुआंस्ड को नहीं समझती कि चीन को हैंडल करना कितना मुश्किल है, उनसे लड़ाई करना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उनको रोक रखे हैं। एक जनता को एक ऐसा लगता है कि ये जो आए दिन घटनाओं का जिक्र होता रहता है मीडिया में के जरिए, उनको पता चलता है कि आए दिन कुछ न कुछ झड़प हो रही है। पाकिस्तान के साथ भी ये सब सुनने को आता है, टेररिस्ट आ गए, मारे गए, हमारे सेना के कुछ जवानों को मार दिया। इन सब चीजों को देख के जनता के बीच में एक ऐसा परसेप्शन बना है। ध्यान रखिए, ये परसेप्शन है, सर्वे परसेप्शन कैच करता है कि भाई इन दोनों देशों के साथ भारत सरकार अभी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई है। मनीषा जी, इसी सवाल पर मैं आपको लेके आना चाहता हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की बात तब कर रहे हैं जब क्रॉस बॉर्डर एक्शन हो चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। तो जो पहले एक बात होती थी कि सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये सरकार वो भी कर चुकी है। उसके बावजूद भी अगर जनता कहती है कि 30% लोग कहते हैं कि बुरा रहा प्रदर्शन सरकार का, तो उसे क्या इस तरीके से देखा जाए कि जनता चाहती है कि सरकार और एक्शन ले, या उसको इस तरीके से देखा जाए, कि अभी भी इतनी बातें करने के बाद, इतनी बातें कहने के बाद कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाए, इस वजह से संतुष्ट नहीं है। अब आपका जो सवाल है वो कुछ जवाब की तरफ जा रहा है। आप दोनों बार चार्ट्स को यदि देखिए, पाकिस्तान और चाइना को, तो लगभग पता नहीं बोलने वाले लोग उतने ही हैं। और इसका अगर राजनीतिक विश्लेषण इन आंकड़ों का किया जाए, कोई भी आंकड़ा अपने आप में कुछ नहीं बोलता। सवाल पूछा गया, जो जवाब आया उसके हिसाब से आपने बार चार्ट, अब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। दोनों में बुरा कहने वाले और अच्छा कहने वाले लगभग एक ही हो सकते हैं। बुरा कहने वाले तो ये कह रहे हो सकते हैं, इट कैन बी ए शेड, कि और करो, और आक्रामक हो, ठीक है ना। तो चीन में और पाकिस्तान में, दोनों में, भारत की जनता में यदि ये एक सवाल पूछा जाए कि क्या आप चाहते हैं कि भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे, तो ये अच्छा और बुरा दोनों जुड़ करके, और मैं अपनी पूरी की पूरी साख आपके टेबल पे रखती हूं कि ये 60% का बार, जैसे आपको पहले के बार ग्राफ्स आपने भारत की वैश्विक छवि प्रधानमंत्री ने कैसी की, वैसे 60% का बार चार्ट आपको कहेगा कि हाँ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये पता नहीं बोलने वाले जो हैं और औसत बोलने वाले जो हैं, ये कुछ इनको एक साथ जोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये मिक्स्ड रिस्पांस है, औसत और पता नहीं। औसत तो आप तब बोलते हैं जब आपको दिख नहीं रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाए, पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है जो हो रहा है। नहीं, तब तो आपको पूरा जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हाँ। अब मैं ये मानती हूं कि जो 60-70% के करीब हमारा लिटरेसी रेट है, उसमें भी यदि चाइना के बारे में पूरा पूछने जाइए कि किस लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, उनको नहीं पता होगा ये, जो संजय जी तो भी कह रहे हैं। औसत और पता नहीं को एक साथ में जोड़ देती हूं, और अच्छा और बुरा दोनों एक ही बात आपसे कह रहे हैं दोनों बार ग्राफ्स में, कि भाई इन पे और मुंह तोड़ जवाब दीजिए, करारा जवाब दीजिए। तो हो सकता है कि ये भी हो कि सर वो चाहते हो कि और कड़ाई से निपटा जाए, कड़ाई से काम और सरकार। बहुत, जैसे इस पे हमने बात करी, उसी के साथ साथ और भी बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और उनसे बड़े महत्वपूर्ण जवाब भी आए।
तो उन पे जरा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि महंगाई की मार रोकने में कितनी सक्सेसफुल यानी कि कितनी कारगर रही है मोदी सरकार। पूरी तरीके से 33% लोग कहने वाले हैं कि पूरी तरीके से महंगाई पर कंट्रोल सरकार कर पाई है। थोड़ा बहुत कहने वाले 7% लोग हैं, बिल्कुल नहीं कहने वाले 57% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 3% लोग हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। अगर थोड़ा बहुत और पूरी तरह को मिला भी दें तो वो 40% बनता है। बिल्कुल नहीं कहने वाले 57% लोग हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 4 साल के अंदर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या बदलाव आया है, बेहतर हुई कहने वाले 35% लोग हैं। वैसी ही रही है जैसी 4 साल पहले थी वैसे 42% लोग हैं। बिगड़ गई है पहले से भी, वो है 22% और कुछ कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 1% लोग हमें इस सर्वे के अंदर नजर आए। कुल मिलाकर मैं इस पे सीधे शंकर अय्यर के पास सबसे पहले चलता हूं। शंकर अय्यर, ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें यह भी परिपेक्ष हमें देखना होगा कि इसमें समझ लीजिए 2 साल जो आर्थिक समस्या है वो कोविड की वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ी रही। उसके बावजूद भी कम से कम यही कहा जा रहा है कि वैश्विक तौर पर देखा जाए तो भारत अभी भी एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिख रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। किस तरीके से आप इन आंकड़ों को देखते हैं जहां पर जनता सरकार की महंगाई पे जो काम है उस पर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। 57% लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, और वहीं बेहतर कहने वाले वैसी ही और बिगड़ी जो है 42% लोग कह रहे हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो वैसी की वैसी है, जस की तस है। 4 साल में कुछ खास बदलाव नहीं आया। ये कहीं ना कहीं एक रियल पिक्चर भी दिखाएगा आपको अगर कोविड के 2 साल मान भी लिए जाए तो। इसमें एक वास्तविकता भी है कि लोग जब अगर सरकार अपने आप में 800 मिलियन या 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही, 50 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ केयर दे रही, हर एक राज्य के चुनाव में आप देखो तो 2000 रुपए 1000 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। ये एक वास्तविकता दर्शाती है कि जो निचले स्तर पर है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, इनकम पिरामिड कहते हैं जिसको, उस इनकम पिरामिड में दिक्कत, और ये दिक्कत कोविड के टाइम से जो बनी हुई है वो अब तक सुधर रही है। थोड़ा सा सुधरा है लेकिन बहुत सुधरना बाकी है। दूसरी बात है कि हमेशा, अब ये एक सर्वे आपको संजय बताएंगे, ये एक सर्वे नहीं है कि पिछले 50 साल या 30 साल के सर्वे को आप निकालेंगे तो उसमें ये 3 बातें जरूर आती है। एक रोजगार के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, एक महंगाई के बारे में, और एक करप्शन के बारे में, और लगभग सेम नंबर्स आते हैं। इसमें यह है कि लोगों की उम्मीद कि इसको बेहतर बनाया जाए। इस सरकार के साथ एक दिक्कत और बढ़ के आई है कि जो जिस तरह से इन्होंने अपने सॉल्यूशंस पेश किए, जैसे नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है, इसको वो काउंटर नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर देश में 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दिन में रोड्स बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ नौकरियां बन रही होंगी जी। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है 9 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, तो जाहिर सी बात है कि हर रोज किसी को नौकरी मिल रही है। देश में अगर इतने सारे यूनिकॉर्न्स हैं और जो गिग इकोनॉमी कहते हैं उसमें, तो जो डेटा बटोरने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर है और बहुत ही वीक है, और इस तरह से इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। लेकिन मोटे तौर पे ये बात सही है कि अगर एक देश में 80 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं और उनको कुछ को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वो पूरी तरह से इसको एक दूसरा आप देखिए, जितने भी देश में लैंड ओनिंग क्लासेस हैं बिल्कुल उन सब की एजिटेशन चल रही है कोटा के लिए। अगर पटेल को ले या जाट को ले या महाराष्ट्र में मराठा को ले, सब लोगों ने। तो बेसिक प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर पे 40% लोग निर्भर हैं और एग्रीकल्चर सिर्फ 16% नेशनल इनकम देती है। हाँ। कि गरीबी को अगर आप समझना चाहें तो 1
40% of the population dependent on 1/6 of the national income. बिल्कुल। ये वास्तविकता है। शंकर जी, और इसमें ना इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, इससे जुड़ा हुआ हमने एक और सवाल पूछा था जनता से, वो भी एक जरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं कि 4 साल में जो हमने आर्थिक हालत पूछी थी उसमें हमने गांव और शहरों का एक डिवीजन करके भी देखा कि वहां पर लोग इस बात को क्या कह रहे हैं कि 4 साल में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितना सुधार हुआ। बेहतर कहने वाले लोग गांव की अगर हम बात करें तो 33% लोगों ने कहा कि उनकी जो हालत है सुधरी है गांव में। उससे ज्यादा 40% लोगों ने शहरों में यह बात मानी कि उनकी आर्थिक हालत बेहतर हुई है। वैसी ही स्थिति बनी हुई है ऐसा कहने वाले गांव में 43% लोग थे, शहरों में 40% लोग। हालत बिगड़ी है ऐसा कहने वाले गांव में ज्यादा लोग थे, 23% शहरों के मुकाबले, जहां पर 18% लोगों ने कहा कि उनकी जो हालत है वो बिगड़ी है। कुछ कह नहीं सकते, दोनों में गांव में 1% और 2% लोग थे शहरों में। संजय जी, अगर मैं आपको एक बार इस पे लेकर आऊं, ये जो सवाल है जब भी ये पूछा जाता है कि सबसे पहले महंगाई की अगर हम बात करें तो क्या ये सही नहीं है कि किसी भी सरकार का अगर ये आंकड़ा हो या सवाल जब ये किसी भी सरकार के टर्म में पूछा जाए तो अमूमन इसका जवाब नेगेटिव ही आता है। जब आप किसी से पूछें कि आपके ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है तो बहुत कम लोग आपको शायद ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल अंकित, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सर्वे में ऐसा ही आता। अगर आप कहेंगे कि महंगाई कम कहने वाले तो कोई भी सर्वे में कभी नहीं दिखाई पड़ा कि कम कहा हो। लेकिन जिस सवाल का भी हम जिक्र कर रहे हैं 2-3 चीजें हैं, इसको पर्सपेक्टिव में रख के देखने की जरूरत है। अगर यही सवाल 5 साल पहले पूछा गया था, यही सवाल 4 साल पहले पूछा गया, यही सवाल जब 10 साल पहले पूछा गया था तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे जो कहते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई या खराब हुई है। तो ये आंकड़ों को, इन आंकड़ों को थोड़ा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तब चीजें और साफ निकल के आती हैं। लेकिन ये जो अभी जो आंकड़ा जिसका जिक्र कर रहे हैं इसमें एक बड़ा प्रतिशत है जो कह रहे हैं जैसी थी वैसी ही है, 40%। हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो चाहे हम और आप हो, कोई भी व्यक्ति जब वो काम करता है, हम काम रोजगार इसलिए नहीं करते कि हमारी जैसी स्थिति हम वैसे ही रहें। बिल्कुल। हर व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं हमारी जैसी स्थिति थी वैसी है, और जो लोग कह रहे हैं खराब हुई है वो बहुत सीरियसली लेने की बात है उसको। तकरीबन 20-22% लोग ऐसे जो कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि पिछले 5 साल में 1/4 लगभग लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और बाकी सारे जैसे आप कह रहे हैं लोगों की उम्मीद होती है कि उनकी स्थिति सुधरे, वो सुधरी नहीं है ऐसा कहने वाले ही बहुत लोग हैं। लेकिन शंकर अय्यर, क्या मैं इस पे एक सवाल आपसे और लेना चाहता हूं, क्या इसका मतलब ये भी है कि जनता जो है वो जिस तरीके के आंकड़ों की बात की जाती है या ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाती है, जनता को उससे बहुत ज्यादा या तो समझ नहीं है या उनको इस बात से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार की शायद और जिम्मेदारी है हमारे जीवन को बेहतर बनाने में। इसको मैं आपने पीछे एक सवाल पूछा था चीन और पाकिस्तान के बारे में, और उसमें भी एक निकला था कि जनता ज्यादा संतुष्ट नहीं है या और करने की बात। जो दबंगता आप राजनीतिक क्षेत्र में दिखाते हैं वो दबंगता लोग डिप्लोमेसी में देखना चाहते हैं। वही दबंगी वो देखना चाहते हैं कि प्राइस अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन पर। तो जब दबंगी नहीं दिखती है, एक क्षेत्र में दिखता है और एक क्षेत्र में नहीं दिखता है, तो लोगों की अपेक्षा उभर के आती है। तो इसमें यहाँ पर एक और बात है कि कोई एक बहुत विचित्र सा हमारा पैराडॉक्स है इंडिया में कि आपके यहाँ बेरोजगार भी हैं और करीब करीब 11-12 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां रिक्त भी हैं, पोजीशन जी। तो इसको सरकार समझा नहीं पा रही है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम निकाला है, हर महीने 2 महीने में 70-75 हजार नौकरियों की एक सॉर्ट ऑफ मेला लगता है और वो चिट्ठियां दी जाती जी। लेकिन 15 से 16 राज्यों में सरकार बीजेपी की है, क्यों उन नौकरियों को भरा नहीं जाता? इस पर या तो नौकरियों की जरूरत नहीं है तो वो आप डिक्लेयर करें कि आप सबसे बड़ा रिफॉर्म्स कर रहे हैं, या उन नौकरियों को आप भरें। और ये नौकरियां कहां पर खाली है? कम से कम 9 लाख नौकरियां सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल्स में खाली, बिल्कुल, पुलिस खाली है, तो हेल्थ वर्कर्स में। तो अगर राज्य सरकार में, राज्यों के चुनाव में
अगर रेवड़ी बांटने का ही सिलसिला चलते रहा तो नौकरियां नहीं बनी। और ये कम्युनिकेशन गैप जो है, वो कम्युनिकेशन गैप बीजेपी भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसी दलदल में वो भी फंस रहे हैं। जी, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ हमारा अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस भी है। बिल्कुल समय पर यह बात शुरू हुई है, क्योंकि हम उस पर चलते हैं और बताते हैं कि जनता ने किस तरीके के जवाब दिए। जब पूछा गया कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, 29% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, गरीबी 22% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया, महंगाई जिस पर सरकार को बताया गया था 57% लोगों ने कहा कि सरकार ने खास रोक नहीं लगा पाई है, 19% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया, भ्रष्टाचार 5% लोगों ने कहा, अन्य मुद्दे 25% लोगों ने कहा कि वो सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर देखते हैं। फिर हमने पूछा कि पिछले 3 से 4 साल में विकास किसका हुआ है, क्योंकि विकास एक बड़ा ऑपरेटिव शब्द बन गया है राजनीति में, सरकार में। 36% लोगों ने कहा कि अमीरों का विकास हुआ है। सबका विकास कहने वाले 38% लोग थे। किसी का विकास नहीं हुआ ऐसा 18% लोगों का मानना है, और पता नहीं कहने वाले 8% लोग थे। फिर एक मुद्दे पर और हमने सवाल पूछे, जो कि जरूरी मुद्दा जिसके बारे में चर्चा पिछले दिनों में काफी हुई। किसानों के लिए मोदी सरकार का काम कैसा है? अच्छा कहने वाले 39% लोग थे, औसत कहने वाले 8% लोग थे, बुरा कहने वाले 46% लोग थे, और पता नहीं कहा गया 7% लोगों के द्वारा। ये काफी अहम आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। ये कम से कम इस बात की तस्दीक करते हैं, जो 3 सवाल पूछे गए, कि कुल मिलाकर जब लोग इलेक्शंस में, हमने देखा भी कर्नाटका के चुनाव में भी, मुद्दे की कोशिश कुछ भी करी गई हो, जो बेसिक मुद्दे होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कुल मिलाकर वही जनता के लिए सबसे अहम मुद्दे होते हैं। ये दिखा रहे हैं हमारे आंकड़े। देखिए, अब ये पीछे के 3-4 सवाल जो हैं वो अब आप एक साथ ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ ये दिखती है कि लोगों की अपनी स्थिति, अपने आर्थिक हालात में, चाहे उनकी कितनी भी दिक्कत हो, कितनी सच्चाई के साथ वो कहते हैं कि भारत का मान सम्मान विदेश में या एक वैश्विक छवि बनाने में सरकार ने बहुत अच्छा किया। तो भले ही हमारे देश के लोग गरीब हों, किसानी में हों, या अनपढ़ भी हों, 70 के करीब यदि लिटरेसी रेट है तो 30 नहीं भी हैं, तब भी वो सरकार को या कोई ऐसे नेता जो अच्छी अगुवाई करते हो इस राष्ट्र की, राष्ट्रवाद में अपनी कमी नहीं दिखाते। लेकिन आर्थिक विश्लेषण तो अब यही दिखलाता है कि महंगाई जो है वो बहुत ही अहम मुद्दा है। चाहे आप कितना भी ये कह लीजिए कि पीछे के सर्वेक्षण में भी यही कहा गया है, और अब भी अगर यही कहा जा रहा है, तो महंगाई मार गई जो है वो एक बड़ी बात है। और महंगाई कब महत्वपूर्ण होती है? महंगाई महत्वपूर्ण तब होती है जब आपका जो हाउस होल्ड इनकम है उसमें बजट को मैनेज करने में आपकी हालत खराब हो जाती है। और केवल रेवड़ी ही नहीं, नेशनल पेंशन स्कीम्स जैसे थे, तो आप जानते हैं कि शीला दीक्षित जी जो हैं वो नेशनल पेंशन स्कीम्स पे थोड़ा सा 200-300 रुपए का टॉपअप करके और उसको 1000 रुपए बना के, और दिल्ली में वो एंटी इनकम्बेंसी बीट करके वापस आई जी। तो कहीं ना कहीं लोगों की, खास करके जो निचले हिस्से वाले लोग हैं, उनकी हालत आर्थिक जो है खराब है। हाँ। बेरोजगारी पर एक थंपिंग मेजॉरिटी ये बात कहती है, और बेरोजगारी का आंकड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको रूरल अर्बन दोनों देखना चाहिए जी। क्योंकि बड़ी बात यह है कि रूरल एरियाज में भी जहां जमीन बेच के जमीन अधिग्रहण को किसानों ने मंजूर किया, हाँ। उसके लिए पैसों की बात जो हुई उसमें कहा उन्होंने कि हाँ कम है, ज्यादा दीजिए। हाँ। लेकिन अधिग्रहण के बाद जो राजनीति हुई उसमें जिनके पास पैसा था वो भी अब थक के चूर हो गए कि भाई जमीन भी गई और बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलती है, 10,000 की नौकरी से काम नहीं चलता है। संजय जी, तो ये 2 अहम मामले हैं। इलेक्शन ईयर में इस तरीके के आंकड़े किसी भी सरकार को किस तरीके से लेने चाहिए? कितने उनके लिए परेशानी करने वाले होते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से कई राज्यों के चुनाव हुए, और राज्यों में भी बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह के मुद्दों पर लोगों की ऐसी ही राय रही। लेकिन इसके बावजूद कई सरकारें चुनाव जीत करके आई।
तो ऐसा लगने लगा, और मैं अगर आंकड़े पेश करूं तो बीजेपी 13 राज्यों में अपनी सरकार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। उन 13 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों में वो चुनाव हारी है, कर्नाटक और हिमाचल। 11 राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार, दोबारा उनकी सरकार चुन के आई, और ऐसे तमाम राज्य हैं। इन राज्यों में भी लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने कहा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन फिर भी जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया। सरकार को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कोशिश करनी चाहिए कि इन पर काबू किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में मतदाताओं के लिए वोट देने का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो विचलित हैं, जिस पर वो नाराज हैं, चिंतित हैं, लेकिन जब वोट दिया जाता है मुद्दा कोई और है। तो क्या इसको मैं इस बात से जोड़कर देखूं, जिस तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, कल भी हमने इस दिखाया कि किस तरीके से वो काफी सबसे पॉपुलर नेता हैं। वो मुद्दे हो या भारत की विदेश नीति हो या एक नेशनलिज्म का जो मुद्दा सामने आता है, वो मुद्दे कई बार ओवरशैडो कर देते हैं लोगों के। बिल्कुल अंकित, आपने ये जो 4-5 आपने एक शब्द का नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, और उसके कई आयाम है। उसके अंदर में राष्ट्रवाद एक बड़ा एक तरह से कटोरा है, उसके अंदर में और कई चीजें हैं। तो राष्ट्रवाद, नेशनल प्राइड, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनके जिस तरह से उन्होंने देश का दुनिया में नाम बड़ा किया है, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो राष्ट्रवाद का एक ऐसा मुद्दा है, नेशनल प्राइड का, मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों ने कम से कम पिछले 3-4 सालों में उस पर वोट किया है। इसी वजह से लोगों की जो राय है सरकार के कामकाज के बारे में, बहुत अच्छी राय नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसके बावजूद सरकारें दोबारा चुन करके आई। और यही कमाल, हम कल भी इसी बात में कर रहे थे कि अभी भी करीब 10 साल होने के बाद भी सरकार जो है उसका वोट प्रतिशत भी दिखा रहा है कि घटा नहीं है, थोड़ा बढ़ा ही है, और मोदी की पॉपुलैरिटी, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है इन सब मुद्दों के बाद। कमल सिब्बल, क्या इन जो मुद्दों को जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो जिनको बेसिक मुद्दे कहा जाता है, बिजली सड़क पानी, उससे ज्यादा अवेयरनेस, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल लोग और मुद्दों को देते हैं कि किस तरीके से भारत की छवि बदल रही है। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाते हैं कि अगर बहुत सारे मुद्दों पर उनकी सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको लोग औसत आंक रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं आंक रहे हैं, उसके बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि फॉरेन पॉलिसी में जो भी आपकी सफलता हो, वो जो डोमेस्टिक इलेक्शंस में उसका कितना रोल होता है। एक्सपीरियंस यही शो करता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप डोमेस्टिक एरिया में कर रहे हैं उसी के स्तर पर ही आपको सक्सेस या फेलियर मिलेगा। फॉरेन पॉलिसी कभी भी इस किस्म का मुद्दा नहीं हुआ, एक्सेप्ट कोई ऐसा सर्कमस्टांस हो जहां आपके ऊपर आक्रमण हो जाए, जहां इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बहुत गंभीर कोई एक्शन, टेररिज्म का ये वो हो जाए जिससे पब्लिक ओपिनियन बदल सकता है और गवर्नमेंट के पीछे पूरी तरह से वो जड़ खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज यही जो मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, गरीबी के, यही डिसाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि इलेक्शन रिजल्ट क्या होंगे। दूसरी बात यह है कि जो मैं समझता हूं कि जब भी किसी को आप पूछेंगे, किसी देश में, आप विकसित देशों में भी चले जाएं और यही अगर आप मुद्दे उनसे पूछिए, वो आपको इसी किस्म के जवाब मिलेंगे। कहेंगे नहीं जी अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए यूरोप में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अब वहां भी गरीबी उनके किस्म की अपनी गरीबी है जी। अच्छा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है वहां। तो अगर आप सर्वे करेंगे तो इसी किस्म के जवाब मिलेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शन होगी वो इन्हीं विषयों पे डिसाइड होगी। बात ये नहीं है कि, क्योंकि देखिए दूसरा बात यह है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है। हाँ। अगर किसी को पूछेंगे कि भाई आप खुश हैं, वो कहेंगे नहीं जी, अभी सब चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बढ़े, ये है एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाए। ये तो जनरल बातें हैं, इस पे कभी लोग नहीं कहेंगे किसी देश में भी कि हम खुश हैं। ठीक है, मेरे इस पर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग सवाल है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शंकर जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, किसानों वाले मुद्दे पर जिस तरीके से कहा गया कि मोदी सरकार का काम कैसा रहा, उसमें 46% लोगों ने कहा बुरा, 39% लोगों ने कहा अच्छा और 8% लोगों ने कहा औसत। ये किसान निधि के बाद भी हो रहा है और किसान प्रोटेस्ट जो हुए उसके बाद भी हो रहा है। तो इसको
किस तरीके से आप परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही किसानों तक एक बात पहुंचाने की। हर चुनाव में हमने देखा कि इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया भी जाता है। किसान निधि को भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य हैं उसमें कोशिश की जाती है कि अपनी तरफ से भी वो कुछ एक सम जोड़कर उसको एक बड़ा एक मनी के तौर पर, एक बड़ी राहत के तौर पर किसानों तक पहुंचाएं। उसके बाद भी ज्यादा लोगों को क्यों लग रहा है कि सरकार का जो किसानों के प्रति जो रवैया रहा, क्या ये मान के चलें कि एक साल का जो पूरा प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट रहा उसकी नाराजगी अभी तक जारी है? नहीं, इससे पीछे की बात है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जितने बड़े राज्यों में जो लैंड ओनिंग आते हैं, जिनके पास एकड़ों जमीन, अगर वो समुदाय जैसे पटेल है, जाट है, मराठा, अगर वो रिजर्वेशन के लिए, कोटा के लिए खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है एक उनकी राजनीतिक छवि जो है वो कम हुई है, वो एक अस्मिता की बात है। लेकिन जो अस्तित्व की बात है वो ये है कि एग्रीकल्चर से जो इनकम मिलता है, जो उनको आप 12 महीने परिश्रम करते हैं, उससे आपको जो मुनाफा मिलता है या जो आपकी आमदनी होती है जी, वो घटते जा रही है। हर एक राज्य में ये घटते जा रही है। और आपके पास जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन के पास क्या एसेट है? उसके पास एसेट है अपनी जमीन, और उस जमीन पर उपजाऊ करने के बाद दो या 3 फसल उगाने के बाद में भी अगर वो अपने फैमिली को, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ा नहीं पाती है तो उससे नाराज है। और ये ट्रेजेडी की बात है कि जो सबसे बड़ा रिफॉर्म कोशिश की गई थी कि एग्रीकल्चर को लिबरलाइज किया जाए, जो न्यू फार्म लॉस थे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन जो बेसिक ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर देश में 40% लोग 15% राष्ट्रीय इनकम पर डिपेंडेंट हैं, तो वो हर सर्वे में आपको दर्शाएगा। जो आप जितनी भी जो सवालें हैं पिछले 3-4 सवाल जो थे, महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सबकी, तो वो इसी तरह के कुछ फिर के वहीं पर आंकड़े कुछ इस तरह के निकलेंगे। 2 आखिरी सवाल हैं इस हमारे सर्वे के, वो भी जनता के सामने रखते हैं कि राज्य में मददगार डबल इंजन की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये बिल्कुल तकिया कलाम बन गया है डबल इंजन सरकार का, तो उस पर क्या लोगों की बात रही? सही बात है कि राज्य और केंद्र की सरकार एक ही हो तो उससे फायदा मिलता है, ऐसा 20% लोगों ने कहा। कुछ हद तक सही है डबल इंजन का जो थ्योरी है, वो 32% लोगों ने कहा। कुछ हद तक गलत है, ऐसा कहने वाले 17% लोग थे। गलत बात है 16% लोगों ने ये बात कही, और हमारी कोई इस पे राय नहीं है, ऐसा 15% लोगों ने कहा। फिर यह भी एक बड़ा मुद्दा है जो अक्सर चुनावों में आपको सुनने को मिलता है। सवाल पूछा गया कि क्या बिजली पानी पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए? हां, यह गरीबों के लिए जरूरी है कहने वाले 57%, 57% लोग थे। नहीं, इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, यह कहने वाले 30% लोग थे, और पता नहीं कहने वाले 13% लोग थे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और संजय जी, मैं आपसे ही इस पर शुरू करूंगा। ये जो बात हुई गरीबों की, जिस तरह से बात हुई, क्योंकि रेवड़ी और फ्री रेवड़ी का अब आप हर चुनाव में एक कंपैरिजन, एक लड़ाई, एक नैरेटिव जरूर सुनते हैं, और घूम फिर के बीजेपी कहती है कि देखिए ये लोग रेवड़ियों पर जीवित हैं, उस पर सरकार चला रहे हैं, उस पर लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में उन्हें भी कुछ ना कुछ रेवड़ी डालनी पड़ जाती है। इससे आंकड़े से क्या समझा जाए जब लोग कह रहे हैं कि जरूरी है हमारे जैसे देश में कि 57% लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों को ये लाभ मिलने चाहिए? अंकित, आपने कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों के बारे में कहती है कि दूसरी पार्टियां रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतती हैं, लेकिन जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उनके भी मैनिफेस्टो में उन्हीं सब बातों का जिक्र होता है। इसकी वजह क्या है? ये आंकड़े बता रहे हैं इसकी वजह क्या है। क्योंकि देश में बड़ी संख्या में लोग ये कहते हैं कि नहीं, गरीबों को मदद पहुंचाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इसी भाव के कारण, इसी सेंस के कारण सारी पार्टियां इस होड़ में जुट गई हैं कि भाई हमें गरीबों की मदद करनी है। अब आप उसको रेवड़ी कह लें या कोई और शब्द से, किसी दूसरे नाम से कह लें, तो जनता का मूड दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो अन्य आंकड़ों का आपने बताया, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी में कमी आई है। इन सब वजहों से लोगों को लगता है कि भाई अगर हमें, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, सरकार की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो हमारी मदद करें।
अंत के, क्योंकि हमारे सारे सवाल अब चूंकि खत्म हो गए हैं, तो मोटा मोटा 2 दिन का जो निचोड़ है, अगर उस पर बात करें, और उसके बाद मैं अपने सारे गेस्ट से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा, मोटा मोटा जो निकलकर इससे आ रहा है, और ये करीब काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कल और आज को अगर मिलाएं तो एक बात तो ये निकल के आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता है, और अगर कोई नेता 10 साल बाद भी इन तरह के आंकड़ों को अपने साथ रख सकता है तो ये एक बड़ी बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के स्टॉक्स जरूर ऊपर हुए हैं, यह भी बड़ा साफ तौर से सामने निकलकर बात आई है। जो गैप है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में काफी अच्छा खासा गैप है, लेकिन राहुल गांधी और उनके पीछे जो बाकी नेता हैं उनमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो कंटेंडर के तौर पर राहुल गांधी उभरकर सबसे मेन कंटेंडर सामने आए हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की आर्थिक स्थिति, ये अभी भी लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो बातचीत कर रहे हैं। मनीषा जी, क्या इस पूरे निचोड़ से जो हम लोगों ने 2 दिन बात की, उस पर यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाला जो चुनाव है वो एक ओपन इलेक्शन है, और इस चुनाव में शायद यह तय होगा कि पर्सनालिटी बहुत जरूरी है या ये मुद्दे बहुत जरूरी है? देखिए, मुद्दे भी कोई आप एक तराजू पे नहीं रख सकते, और अगर पर्सनालिटी की बात है, भारत के वैश्विक छवि की बात है, और प्रधानमंत्री के एक परफॉर्मर होने की बात है, तो उस पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है। लेकिन लोगों ने अपनी बात भी अपने सर्वे के जरिए कर दी है, और बिजली के मामले में जो बात है वो सबसे अहम है। तो बिजली के मामले में जो सब्सिडी की बात है वो ये दर्शाती है कि इतने सालों में एक्चुअली बिजली का वितरण बढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो उलझी हुई थी वो प्राइवेटाइज हुई हैं, और इसके साथ साथ ग्रामीण विस्तार हुआ है। ग्रामीण विस्तार जब होता है तो बिजली अब एक ऐसी चीज नहीं जो लग्जरी कमोडिटी है। मैं उन लोगों में से हूं जो कम से कम 10वीं का इम्तहान तक 1 घंटे की बिजली और 12 घंटे की लालटेन में पास किया है। आज के दिन में जिनको हम अर्बन एरियाज में झुग्गी झोपड़ी या स्लम्स कहते हैं, उनके लिए अब ये एक प्रेस्टीज इशू है। बगैर बिजली के कोई नहीं रहता, उसके पास भी पंखा है, वॉशिंग मशीन है, तो कहीं ना कहीं कास्ट और स्टेटस का लेवलर जो बिजली हो चुका है जी। तो बिजली किसान को भी चाहिए। तो एक तरह से ये दर्शाता है कि आप केवल विकास करिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि लोग चुप लगा जाएंगे, मांगे लोगों की बढ़ेंगी और वो दर बदर आर्थिक मांगे ही होंगी। क्योंकि बिल्कुल समय खत्म हो गया, संजय जी, अंत में, क्योंकि ये सर्वे आपने किया और आपका बहुत एक्सपीरियंस है इनका, क्या इनके आधार पर एक बात कही जा सकती है कि जो अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है कि 2024 इज अ डन डील, एक ओपन फील्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत है, पर्सनल पॉपुलैरिटी, पर ऑपोजिशन के लिए भी उठाने के लिए मुद्दों की भरमार जरूर रखी हुई है जनता ने? डन डील तो बिल्कुल नहीं है, ये कह सकते हैं, कम से कम ये आंकड़े उस ओर इशारा कर रहे हैं। डन डील नहीं है, चुनाव खुला है, अपोजिशन के लिए भी कुछ चीजें हैं, उन्हें ये लगता है कि ये कम से कम ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अपोजिशन की जो साख है या मुद्दे हैं उनके सामने, हाँ। अब ये देखना है अपोजिशन में जो पार्टियां हैं इन मुद्दों को कैसे अपनी ओर, इन मुद्दों के सहारे कैसे जनता को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो डन डील नहीं है, चुनाव खुला है। अब आने वाले 11-12 महीने में देखने की बात है कि कौन सी पार्टी, जो कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, पिच पर उतर के कौन कितनी जबरदस्त बैटिंग कर पाता है, कौन कितनी जबरदस्त बैटिंग कर पाता है। लेकिन ये आंकड़े ये जरूर दिखाते हैं कि कम से कम जो दोनों टीमें हैं उसमें एक कप्तान जो है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब बाकी टीम किस तरीके से मिलजुल कर क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, ये आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कम से कम हम लोगों के लिए, संजय जी के लिए, मनीषा जी के लिए, कमल सिब्बल साहब के लिए, और साथ ही साथ शंकर जी के लिए भी, और जर्नलिस्ट जो हम लोग हैं, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत सारी बातों से भरा रहने वाला है, बहुत सारे मुद्दों के साथ 2024 तक ये गाड़ी पहुंचने वाली है। बने रहिएगा एनडीटीवी के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। अभी के लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।